Hello, good morning, students. So, students, today we are going to start chapter number third, election and representation, class +1 political science. So, students, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन सिस्टम के बारे में, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया एंड और बहुत कुछ है इलेक्शन से रिलेटेड इस चैप्टर में, वो सारा हम डीपली इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने, सेकंड हमारा जो ऑलरेडी सिलेबस में से कट हो चुका है, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन मीन्स जो भी हम इलेक्शन करते हैं, जिससे भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, उसको इलेक्शन बोला जाता है। एंड रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो प्रतिनिधित्व होती है, जिस पर्सन को हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोला जाता है, जो हमारी तरफ से, हमारी ओर से है, जो हमारे लिए वर्क करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, सरकार चलाता है और नए नए रूल्स को वो इम्प्लीमेंट करता है हमारे लिए। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक फर्स्ट से। टॉपिक फर्स्ट हमारा है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हो कि डेमोक्रेसी क्या होती है जी। डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं हम खुद उसको इलेक्ट करते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है, जिसमें हर एक सिटीजन्स को, हर एक नागरिक को राइट टू वोट होता है। तो डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी तभी हम बोल सकते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, रेगुलरली इलेक्शन होते हैं। रेगुलरली इलेक्शन होंगे तो ही वो डेमोक्रेसी हो, उसको हम बोल पाएंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम है जो, अगर सिटीजन्स को, नागरिकों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, राइट नहीं मिलेंगे, अपना काम करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। तो टाइम के साथ अपना कैंडिडेट, अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने की हमें अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है अगर रेगुलर इलेक्शन होते हों। ठीक है जी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा नेबर कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान में बोलने को तो डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पे हमें पता है कि डेमोक्रेसी बहुत टाइम से वायलेट होती आ रही है। ठीक है जी। जब से वो इंडिया और पाकिस्तान बना है तब से ही डेमोक्रेसी है प्रॉपर वे से पाकिस्तान में काम नहीं करती। टाइम टू टाइम क्या होता है जी, जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स होते हैं वो वहाँ पे अपना रूल है इस्टेब्लिश कर लेते हैं, गवर्नमेंट को खारिज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए हम पाकिस्तान की स्टोरी में उसको प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। फॉर एग्जांपल चाइना की हम एग्जांपल ले लें, चाइना भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे भी बोलने को तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पे भी रियल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वन पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी, अदर पार्टीज हैं, बट उनको राइट नहीं है इलेक्शन को हेल्ड करने का, इलेक्शन को कंटेस्ट करने का। ठीक है जी। सो डेमोक्रेसी में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, नेसेसिटी फॉर इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है। जब तक डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों को राइट नहीं है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की, तब तक हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोला जाता। तो इलेक्शन आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू एस्टेब्लिश अ प्योर डेमोक्रेसी, टू एस्टेब्लिश अ राइट डेमोक्रेसी। सो इलेक्शन आर नेसेसरी, इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, राइट। सो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें डेमोक्रेसी को सही तरीके से इस्टेब्लिश करना है, उसको चलाना है। ठीक है जी। इंडिया में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही इलेक्शन है जो प्रॉपर वे से है, जो इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं लोगों के द्वारा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्शन है, इंडिया एक राइट एंड प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है जी।
चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा है, इलेक्शन इंडिया में कैसे हेल्ड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं इलेक्शन के, 2 तरीके हैं जहाँ पे जिससे इलेक्शन है जो वो करवाए जाते हैं। 2 फॉर्म्स हैं हमारे पास इलेक्शन की, जिसके थ्रू इलेक्शन है जो की करवाए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी FPTP, ठीक है, जिसकी स्टूडेंट्स फुल फॉर्म होती है फर्स्ट पास दी पोस्ट। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है जो इंडिया में है जो वो फॉलो किया जाता है। बहुत फेमस सिस्टम है इलेक्शन का। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, द कैंडिडेट गेट्स हाईएस्ट वोट टू डिक्लेयर इलेक्टेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास आपको बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है। इंडिया में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है जी, और इस सिस्टम में क्या होता है, पूरी होल कंट्री है जो इसको हम बोल सकते हैं ये पूरी होल कंट्री है। ठीक है जी, इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जो वो डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट पास दी पोस्ट। ठीक है जी, ये सारी क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे पास, 545। ठीक है जी, 545 यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इट मीन्स ऑल कंट्री को 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जो डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लीडर होता है, एक कैंडिडेट होता है, उसको इलेक्ट किया जाता है। हर एक पार्टी का एक लीडर है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करता है, और इसमें ये होता है जिसको ज़्यादा वोट्स मिल जाती हैं, जिसको मोर वोट्स मिल जाती हैं, वो क्या बन जाता है जी, वो इलेक्टेड कैंडिडेट है जो वो बन जाता है। ठीक है जी, इसमें इससे हम एक एग्जांपल से और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जब रेस होती है, रेस में जो कैंडिडेट फर्स्ट आता है वही विनर है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वही पर्सन है जो वो क्या होता है जी, कैंडिडेट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। पूरी कंट्री को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देना है, और उसके बाद वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कंटेस्ट करता है इलेक्शन को, उसको बोला जाता है द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्लियर है एवरीबॉडी? आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और सिस्टम हमारे पास है जिसको बोला जाता है PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको आप अच्छे से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी कंट्री को, होल कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो PR सिस्टम है ये लार्ज कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन कंट्रीज में फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल कंट्रीज में ही, इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऐसी कंट्रीज में है जो वो इसको फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कंट्री में ही एप्लीकेबल हो सकता है, वही सक्सेसफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब इसके हमने 4 पोर्शन बना देते हैं, हम इसके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, A है, B है, C है, D है। अब ये क्या है जी, ये क्या है, प्रपोर्शन है। ठीक है जी, पूरी कंट्री के हमने बना दिए 4 प्रपोर्शन बना दिए, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ये बात होती है, देखिए जी, ये यहाँ पे क्या है जी, फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, ये A है, A को इतनी वोट्स मिली, B को इतनी वोट्स मिली, अब C को इतनी वोट्स मिली। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, देखिए अगर FTPT सिस्टम होता, ठीक है जी, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम होता, तो विनर कौन होता, C होता। ठीक है जी, बट अब यहाँ पे PR सिस्टम है, तो अब इनमें से विनर कोई नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है जी, प्रोपोर्शन है। A को 25% प्रोपोर्शन मिला, B को मिला 50%, और बाकी 50% किसको ले मिला, 30% मिल गया, इसको 20, इन दोनों ने 50 ले लिया, और 50 किसने ले लिया, C ने ले लिया। और फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में तो C विनर है, बट यहाँ पे तीनों विनर हैं। ठीक है जी, तीनों ही विनर हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब
ये तीनों मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? अब 5 मेंबर है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में 5 मेंबर जाने हैं, 5 बंदों ने मिलके गवर्नमेंट बनानी है, तो 3 मेंबर इसके चले जाएंगे, एक इसका चला जाएगा, एक इसका चला जाएगा, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट किसकी बन गई? गवर्नमेंट इन तीनों की बन गई, ठीक है जी। तीनों ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है जी। जिसकी वोट ज्यादा थी उसके मेंबर ज्यादा हैं, और जिसकी वोट कम है उसके मेंबर कम है। दैट इज सिंपल सी बात है। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। उसके कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं जी? एक तो ये होता है कि पूरी कंट्री को, होल कंट्री को उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, सिंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हरियाणा जैसा देश, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका साइज हरियाणा स्टेट जितना ही है, तो उन्होंने क्या किया, पूरी होल कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, ठीक है जी। और उनमें से उन्होंने डिफरेंट कैंडिडेट हैं, जो पार्टीज ने अपने डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेट कर दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितनी उनको वोट्स मिली उसके अकॉर्डिंग वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है जी। एक तो ये सिस्टम हो गया। और उसके बाद एक और सिस्टम है कि जैसे उन्होंने भी अपनी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। अब वहां पे क्या होएगा, वहां पे पार्टी अपने अपने पार्टीज हैं जो अपने अपने डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं वो भेजेगी, और वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जिसकी वोट्स ज़्यादा होंगी उसकी गवर्नमेंट में मेंबर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपने इसको समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है जी। जितने मेंबर जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसके मेंबर ज़्यादा होंगे, जिसको कम वोट मिलेंगे उसके मेंबर कम होंगे। दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। एफटीपीटी में क्या था, पास्ट में क्या था, उसमें सिर्फ जिस पार्टी की वोट्स ज़्यादा है वो विनर है, जिसकी कम है वो हार गया। बट यहाँ पे हारने वाला कोई नहीं है, सभी विनर है। जिसकी वोट्स ज़्यादा है उसके मेंबर ज़्यादा हैं गवर्नमेंट में, जिसकी कम है उसके मेंबर कम है। दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। प्रोपोर्शन, अ पार्टी गेट्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है जी। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम आपको क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर डिफरेंस में मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। एफटीपीटी सिस्टम में इसमें क्या होता है, या देश को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है, या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के आगे उसकी पार्टी है अपने अपने कैंडिडेट है जो भेजती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी पार्टी है जो उनकी कैंडिडेट को भेजती है, और ऐसे प्रोपोर्शनल बन के फिर गवर्नमेंट है जो उनकी बनाई जाती है। दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर एवरीबडी? सो ये था हमारा टॉपिक सेकंड, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है टॉपिक थर्ड। टॉपिक थर्ड है जो हमारा रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है जी। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इसके ऊपर डिस्प्यूट्स चलते हैं, डिबेट्स चलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलती हैं डिफरेंट मेंबर्स में कि रिजर्वेशन है जी कैसी है, रिजर्वेशन कैसे नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ सिंपल ये डिस्कस करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन है जो पॉलिसी फॉलो की हुई है, ठीक है जी। रिजर्वेशन किन कैंडिडेट्स के लिए होती है? SC ST कैंडिडेट के लिए होती है, ठीक है जी। SC ST कैंडिडेट वो कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, और उनको क्या दिया जाता है जी, रिजर्वेशन दी जाती है सीट्स में, ठीक है जी। लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है जी, लेजिस्लेचर असेंबली में इलेक्शंस में, MLA बोलते हैं जिसको, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उनको रिजर्वेशन दी जाती है, और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन में भी उनको रिजर्वेशन दी जाती है। रिजर्वेशन मींस उनकी सीट्स हैं जो रिजर्व रख ली जाती हैं, हाँ जी ये इतनी सीट्स आपको दी जाएंगी, ठीक है जी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। यहाँ पे लोकसभा में SC कैंडिडेट को 79 है, और ST को कितनी है 41 है जो सीट्स हैं जो उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं कि ये सीट्स हैं उनको रिजर्व दी जाएंगी। उनके लिए ये सीट्स हैं जो स्पेशली अलग से खाली की होती हैं, रखी जाती हैं, रिजर्व रखी जाती हैं कि वो इससे अपनी खुद की रिप्रेजेंटेशन है जो वो कर सके, ठीक है जी। नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उनके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होता।
जो भी इलेक्शन सिस्टम है, जितने भी जैसा भी सिस्टम इलेक्शन में फॉलो किया जाता है उसी में ही उनको रिजर्वेशन दी जाती है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो एससी कैंडिडेट हैं उनको स्पेशल एरिया दे दिया गया या स्पेशल एरिया में वो जाके इलेक्शन लड़ेंगे, वहीं पे उनको रिप्रेजेंटेशन लेने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे जहाँ पे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें ही उनको रिजर्वेशन है जो दी जाती है कि वो खुद रिजर्वेशन लेके खुद पॉलिसी में आके अपनी गवर्नमेंट खड़ी कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकें और जिससे वो अपनी इंटरेस्ट को सेव कर सकें, अपने इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करवा सकें कि हमारे ये इंटरेस्ट हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको रिजर्वेशन है जो वो प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है जी। सो डेलीमिशन कमीशन में क्या है जी, कमीशन ये क्या करता है जी, ये कमीशन सेपरेट इलेक्शन में उनको देता है जी, रिजर्वेशन देता है। जो भी SC SC कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन दी जाती है इसके कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। सो ऐसे रिजर्वेशन है जो पॉलिसी फॉलो की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और रिजर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जिसमें जो बैकवर्ड सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा सके और उनको अपलिफ्ट होने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 3 अपने टॉपिक हैं जो कवर कर लिए हैं। ठीक है जी। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, एंड थर्ड इज द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर्स के। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम करेंगे टॉपिक 4th एंड 5th। राइट। तो इससे पहले लेक्चर में हमने किया टॉपिक 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, जिसमें हमने इलेक्शन के डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, एंड थर्ड इज द रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 4th टॉपिक है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। राइट। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी प्रोविजन दी हुई हैं, कौन कौन सी इसमें हमारे पास रिकमेंडेशन है जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा इलेक्शन सिस्टम है जो माना जाता है। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इट मीन्स इसको क्या बोला जाता है, बालग मत अधिकार। इट मीन्स जो भी पर्सन, जो भी सिटीजन 18 साल की एज कंप्लीट कर लेता है वो एलिजिबल हो जाता है इसके लिए, राइट टू वोट के लिए। सो राइट टू वोट के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, जिससे वो अपनी मर्जी से किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को वोट है जो कर सकता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है हमारे लिए, राइट टू वोट। तो हर एक पर्सन को राइट है जो वोट के राइट का यूज करना चाहिए। ये उसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। सो इंडियन इलेक्शन सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर एक पर्सन को जिसकी एज 18 साल की हो जाती है, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, ये रिच हो या पुअर हो ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं करता। सिर्फ उसकी एज है जो 18 ईयर होनी चाहिए, जिससे वो अपने राइट है जो वोट के राइट का इस्तेमाल है जो यूज़ है जो वो कर सकता है। राइट एवरीबॉडी। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे इंडियन इलेक्शन सिस्टम की ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की भी ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन बॉडी है वो इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन बॉडी है जो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी। राइट। सो जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने से पहले ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बड़ा
इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन में यह आ जाता है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो वन मेंबर बॉडी नहीं है, इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 स्टेट इलेक्शन कमीशन है। इट मींस 3 मेंबर हैं टोटल हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन में वर्क करते हैं, ठीक है जी। चीफ इलेक्शन कमीशन है जो उसका क्या वर्क होता है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं जिसको हम लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको हेल्ड करना उनकी ड्यूटी होती है। और अदर जो स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन होते हैं वो स्टेट में इलेक्शन है जो वो हेल्ड करते हैं, उसको करवाते हैं, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन इंडिया में। इलेक्शन को सही तरीके से फ्री एंड फेयर करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन का, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो स्टूडेंट्स फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को। वो फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन करता है पार्टीज को एफिलिएशन देता है, पार्टी को मान्यता देता है, ठीक है जी। ये पार्टी इलेक्शन में लड़ने लायक है या नहीं है, उससे रिलेटेड है जो वो एफिलिएशन मान्यता है जो पार्टीज को देता है, पॉलिटिकल पार्टीज को देता है। उसके बाद वो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन है जो वो पार्टी को सिंबल्स देता है, ठीक है जी। सिंबल्स प्रोवाइड करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इलेक्शन कमीशन का। अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ है, ठीक है। ऐसे ही अदर डिफरेंट पार्टीज हैं, उनको सिंबल प्रोवाइड करवाना, उनको सिंबल अलाउड करना, ये भी इसका फंक्शन होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स का फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट को तैयार करना, ठीक है जी। वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इलेक्शन कमीशन का। वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है। ये वोटर लिस्ट है वो हर इलेक्शन के टाइम पे अपडेट होती है। इट मीन्स के जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले वोटर लिस्ट दोबारा से बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे न्यू कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं, न्यू कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है, उनके नेम डिलीट करने पड़ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन होता है इसका सुपरवाइज करना एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है जी। उससे इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है जिसमें सारी पावर्स हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो स्टेट इलेक्शन में हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसमें सारी पावर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में ले लेता है। इट मीन्स पावर्स हैं जो पार्टीज की पावर हैं, गवर्नमेंट की पावर है, वो खत्म हो जाती हैं। तो उस टाइम पे जितने भी सुपरवाइजर है, पुलिस को गाइडलाइन देना, मिलिट्री को गाइडलाइन देना, अदर ऑफिशियल वर्क को गाइडलाइन देना, ये सारा वर्क है जो इंटायर प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। सो सुपरवाइजर वर्क भी है, जो फंक्शनिंग है वो भी इसके द्वारा की जाती है, ठीक है जी। तो उसके बाद पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज में ये एक अकॉर्ड की तरह काम करता है, ठीक है जी। एक अकॉर्ड की वर्क की तरह अपना रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन, लाइक के पॉलिटिकल पार्टीज को गाइडलाइंस देना, पार्टी को रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाना कि कैसे आपने वर्क करना है इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम में, आपने कैसे अपनी आपको कंट्रोल करना है, कितनी मनी है जो आपने खर्च करनी है, कितने कैसे आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है जो प्रोपोगेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारे अभी लास्ट इलेक्शन हुए हैं 2019 में, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज भी आती हैं इलेक्शन के टाइम पे, वायलेंस हो जाती है बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे कि गुजरात में हुई थी, असम में हुई थी लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है जी। राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी इलेक्शन कमीशन को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है, वो दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन है जो करवाते हैं,
जब भी कोई पोलिंग बूथ को कैप्चर करके वहाँ पे बोगस वोटिंग करवाता है तो वहाँ पे भी इलेक्शन को कैंसिल करके वहाँ पे दोबारा री इलेक्ट किया जाता है, री इलेक्शन करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सो इतने इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमारा इंडियन इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा फेयर एंड फ्री है, फ्री एंड फेयर होता है। इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है जो इंडिया में इलेक्शन है जो वो करवाए जाते हैं, राइट एवरीबॉडी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमने बहुत सारी फीचर्स पढ़ लिए, इलेक्शन कमीशन के ये वर्क करता है। बट उसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन में बहुत सारा चेंज करने की जरूरत है, बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारे फॉल्ट हैं, उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फर्स्ट जैसे चेंज फ्रॉम FPTP टू PR। इट मीन्स हमारे यहाँ पे FTPT सिस्टम है जो वो फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव बन के आ जाते हैं और बाद में अपनी पावर का वो मिसयूज करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि PR सिस्टम अगर हो जाए तो पूरी कंट्री को क्या होगा, या सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी या कॉन्स्टिट्यूंसी बना के वहाँ पे जितने भी कैपेबल पर्सन हैं उनको चांस मिलेगा और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उसी पर्सन को मिलती है FTPT में जो जीत जाता है, यानी चाहे वो 2 वोटों से ही जीत जाए या 1 वोट से ही जीत जाए, पर वो विनर कहलाता है। बाकी जो दूसरे नीचे वाला होता है उसको कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में ये हो जाता है कि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। जो कम वोट वाला है वो भी सरकार में आके आगे काम कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, अगर हमारे कंट्री में हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन सिस्टम में। बट यहाँ पे ये भी है ना कि इंडिया एक लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है, तो PR रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क भी है। बट अगर स्मॉल एरिया में हो जाए तो सुधार भी किए जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद गिव रिप्रेजेंटेशन वुमेन टू वुमेन। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, अगर PR सिस्टम हो जाएगा तो वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन करने की, अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करने का राइट मिल सकता है, वो आगे आ सकती हैं, ठीक है। बहुत टाइम से देखा है हमने कि वुमेन के से रिलेटेड बिल है जो वो लोकसभा में पड़ा है कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दी जाए पार्लियामेंट इलेक्शन में। बट उनको अब बिल है जो अभी तक पेंडिंग है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने में कोई भी आगे नहीं आता, ना ही इसके ऊपर सहमति होती है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से क्या होता है जी, वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन्स की वो सॉल्व नहीं हो पाती। क्लियर है बड़ी। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट बार ऑन क्रिमिनल्स। इट मीन्स जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स में आके वो यहाँ पॉलिटिक्स में भी क्राइम करते हैं। तो उससे बेहतर क्या है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में डाला जाए, उनको प्रॉपर वे से पनिशमेंट दी जाए, जिससे क्रिमिनल्स हैं जो वो पॉलिटिक्स में ना आ सके, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल्स को नहीं आने देना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके इंटरनल वर्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं जी, करप्शन करते हैं। करप्शन करने की वजह से जो पैसे वाला पर्सन होता है वो आगे आ जाता है, करप्ट पर्सन होता है जो वो लीडर बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, और जिसकी वजह से सिस्टम में भी करप्शन आ जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए, अब प्रॉपर पर्सन, ऐसे पर्सन को ही चांस देना चाहिए जो ईमानदार है, और ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए लोगों को कि पार्टी में क्या चल रहा है, पार्टी कैसी है, कैसे वर्क कर रही है। तो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से भी पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, बहुत सारा जो घपला है या करप्शन है वो होती है, ठीक है नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी प्रॉपर फंक्शनिंग करनी चाहिए, चाहे वो कैंडिडेट इलेक्ट करना हो या प्रोपोगेट करना हो या किसी पार्टी से कैंडिडेट को खड़ा करना हो, ठीक है जी। ये भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है गिव एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। देखिए बच्चों, हमने बहुत टाइम पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम शाम को अगर न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है
कि 75% वोट्स हैं लोगों ने दी, 60% लोगों ने वोटिंग की, या 50% लोगों ने वोटिंग की, 55% लोगों। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों द्वारा, पीपल के द्वारा नहीं होती पॉलिटिकल सिस्टम में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वोट का राइट का यूज ही नहीं करते, अपनी वोट डालते ही नहीं किसी को भी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सारा सिस्टम ही करप्ट है। सिस्टम करप्ट होने की वजह से वो इस चीज को बड़ा ही लीनियंट ले लेते हैं, अपने वोट के राइट का यूज नहीं करते। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो 50% या 60% लोग वोटिंग करते हैं, उसमें 30% या 35% ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनको पता नहीं होता कैंडिडेट कौन राइट है कौन नहीं। तो इसकी वजह से भी जो है अच्छे कैंडिडेट हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आते। ठीक है जी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया है और लोगों को वोट के राइट्स का यूज़ करने के लिए उनको मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें हमने 5 टॉपिक्स थे हमारे, प्रॉपर वेज में उनको हमने कवर कर लिया है 2 वीडियोस में। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जो हमारा 4th था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 5th टॉपिक था। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है जो वो आपने देख लेना है, उसमें भी आपको अगर वो लेक्चर देखोगे तभी आपको सेकंड लेक्चर है जो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके साथ चैप्टर कंप्लीट होता है और आपने वीडियोस वॉच करने के साथ साथ एनसीईआरटी बुक को भी अच्छे से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।